नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, होली का ये पावन पर्व अब निकल चुका है। आशा करता हूं आपने अपने परिवार के साथ में ये होली बहुत अच्छे से मनाई होगी। आपका परिवार और आप सकुशल सब कुछ मंगलमय होगा। अब भैया 3 दिन की छुट्टी के बाद में अब समय आ गया है पढ़ाई का, तो फिर पढ़ाई की शुरुआत भी कर देना चाहिए। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे थे। ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। विटामिन्स वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। और गाइज, पाचन तंत्र के मैं आपको अब तक 60 क्वेश्चन करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। सभी क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 61। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि जो दंत वल्क है ये किससे बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका, अगर आप हमारी रेगुलर क्लास देखते हैं तो। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम क्लोराइड। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 3/12/2018। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, आंसर दीजिए। और नहीं आता है भैया तो इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए। इधर देखिए, आपके जो दांत होते हैं, आपके जो टीथ होते हैं, इन दांतों के ऊपर एक सफेद आवरण आपको दिखाई देता है। उस सफेद आवरण को कहा जाता है इनेमल, और इसी इनेमल को कहा जाता है दंतवल्क। क्या कहा जाता है? दंतवल्क कहा जाता है। और ये जो इनेमल होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। सबसे कठोर भाग होता है कौन? ये इनेमल। और ये किसका बना हुआ होता है? तो ये जो इनेमल होता है ये बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। ऐसा क्यों होता है भैया कि ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है? क्योंकि इस इनेमल में 0% पानी होता है। 0% पानी होता है। और आप सभी को पता है जिस चीज में अगर 0% पानी है तो उसका मतलब यह है कि वो सबसे कठोर है। यही इसका रीजन है मुख्य, कि दांतों का जो इनेमल वाला भाग होता है, इनेमल या दंतवल्क वाला भाग जो होता है, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। अब यहां से भैया एक बीमारी और निकलती है, उस बीमारी के बारे में समझिए। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं और फिर उसके बाद में मुंह की सफाई नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के बीच में कुछ खाना, कुछ भोजन के टुकड़े या कुछ भोजन बेटा आपके दांतों में फंस जाता है। अगर ये भोजन लंबे समय तक आपके मुंह में रहा तो होता क्या है, इस भोजन में बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जीवाणु पनप जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया करते क्या है, तो भोजन है तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कि ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को या इस शर्करा को या इस कार्बोहाइड्रेट को ये जो बैक्टीरिया है
ये बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देता है? ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है भैया एसिड में, यानी कि अम्ल में। और ये जो अम्ल होता है ये क्या करता है, इस इनेमल को नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, आपके जो दांत होते हैं वो दांत सड़ करके भैया टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं। और इस बीमारी को कहा जाता है दंत क्षय। तो दंत क्षय से आपकी पिछली परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखना, ये दंत क्षय आपको कब होता है? जब आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो। 5.5 से कम हो तब भैया आपको ये बीमारी होती है। इम्पोर्टेंट है, जो चीजें मैंने आपको बोली है, जो चीजें मैंने आपको बताई है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले 60 क्वेश्चनों में कम से कम ये जो चीजें मैंने आपको बोर्ड पर सिखाई है, यहाँ से मैं 5 से 7 क्वेश्चन आपको करवा चुका, और हो सकता है कि आगे भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ध्यान से समझ लेना भैया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं बता सकते हो। दंतवल्क से कहा जाता है, इनेमल को ही कहा जाता है। ये इनेमल जो होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इसमें 0% पानी होता है। और ये किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो दंतवल्क होता है ये किससे बना होता है? जो एसिड से नष्ट हो जाने पर, एसिड का मतलब अम्ल से नष्ट हो जाने पर, मैंने आपको अभी अभी बताया कि भोजन में बैक्टीरिया पनप जाते हैं। जब आपके दांतों के बीच में भोजन लंबे समय तक पड़ा रहता है तो भोजन में उपस्थित जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट, जो शर्करा होती है, उसको ये जो बैक्टीरिया होता है ये एसिड में परिवर्तित कर देता है। और ये एसिड जो होता है इस इनेमल को नष्ट कर देता है। तो क्वेश्चन भी तो आपसे यही कह रहा है कि दंतवल्क किससे बना होता है? जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है, जो भैया दंत क्षय कहलाता है। मैंने आपको बताया था ना, दंत क्षय नाम की एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, भोजन में ये जो बैक्टीरिया पनपे हैं, जो भोजन में उपस्थित जो ग्लूकोज है, जो शर्करा है, इस शर्करा को ये बैक्टीरिया एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। और ये एसिड, ये जो अम्ल होता है, ये इस इनेमल को नष्ट कर देता है। और जब ये इनेमल नष्ट हो जाएगा तो फिर बचा क्या दांतों में? दांत आपके सड़ने लग जाएंगे और बीच बीच में से टूटकर नीचे गिरने लग जाएंगे। इस बीमारी को ही दंत क्षय कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो मैंने आपको समझाया उसको ध्यान से समझिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक बार और फिर पढ़ता हूं क्वेश्चन को, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आपका बिल्कुल सटीक तरीके से आंसर आ जाए। दंतवल्क किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो एसिड से नष्ट हो जाने पर, जो अम्ल से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। देख लीजिए भैया, राइट आंसर कैल्शियम फॉस्फेट। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 3/12/2018 को। ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, अभी का ही क्वेश्चन है। 3/12/2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 61 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छा लगा है और हमारी बातें समझ में आ रही है, तो आप बता सकते हो मुझे लाइक करके इस वीडियो को। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है 24 घंटे, कभी भी आप कमेंट करिए और अपना डाउट पूछिए। सुबह 6 बजे हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में मैं एक बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। इसलिए हर रोज उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं। आपके लिए खुशखबरी और है, अब भैया एक मैराथन क्लास आया करेगी। जैसे कि अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूं, तो संपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी है आपको एक ही क्लास में मिल जाएगी। चाहे वो क्लास 8 घंटे की हो, 7 घंटे की हो, 5 घंटे की हो या 10 घंटे की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अभी थोड़ा सा स्टोरेज का प्रॉब्लम है, फोन में इतना स्टोरेज है नहीं है, लैपटॉप अभी मेरे पास है नहीं है। तो भैया पेन ड्राइव मंगवाई है, 2-4 दिन में पेन ड्राइव आ जाएगी। तब तक मैं मैराथन थोड़ी बहुत शूट कर ही लूँगा
और उसके बाद में पेन ड्राइव आने के बाद में फिर और शूट कर लूँगा, तो 10 दिन में, हर 10 दिन में आपको एक मैराथन मिल जाया करेगी। जैसो भी आपको इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है। वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरा मन है कि मैं जूलॉजी आपको पढ़ा दूं मैराथन में। तो जितने भी चैप्टर हैं जूलॉजी में वो सभी मैं आपको करवाऊंगा सबसे पहले तो भैया। ओके, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किससे ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है वसा, ऑप्शन नंबर सी है क्षार, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेईई में 14/12/2014 को। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड की तरफ देखिए भैया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किससे ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? ये आपके ऑप्शंस है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और क्षार। पाचन तंत्र वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको जरूर बताया गया होगा कि जो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या है? ये है भैया ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज होता है ये भोजन का अंतिम उत्पाद होता है, या भोजन का अंतिम रूप होता है। आप ये कह सकते हो कि जो ग्लूकोज होता है वो भोजन का अंतिम रूप होता है। आप कुछ भी खाइए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, किसी भी चीज का आप सेवन करिए, भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो होता है ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। और भैया कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ में जल, और भैया ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है भैया, वो किस रूप में बनती है? हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में। और आपसे आपके एग्जाम में एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो लिख लीजिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी की फुल फॉर्म होती है भैया। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो इस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में। फिर इस ऊर्जा को हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन ग्रहण करते हैं भैया। वो ग्रहण करके वो अपना कार्य करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और समझने की आवश्यकता है। जितने भी भोजन के प्रमुख अवयव है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और लवण, इनमें भैया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही पाचन होता है, वसा का ही डाइजेशन होता है। ठीक है, किस किस का? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, या फिर लिपिड्स, जिसे आप वसा कहते हो, इनका ही भैया क्या होता है? पाचन होता है। इनके अलावा और किसी का भी पाचन नहीं होता। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक गिलास जल से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, तो भैया जल से किसी को ऊर्जा नहीं मिलती। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपने 100 ग्राम विटामिन ए का सेवन किया है तो आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो भैया विटामिनों से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है वो उन्हीं से ही मिलती है जिनका डाइजेशन होता है, जिनका पाचन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका पाचन होता है, यानी कि इनका मेटाबॉलिज्म होता है। कुल मिलाकर बात यह है, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इनका चयापचय होता है। तो इनसे ही भैया आपको ऊर्जा मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तक? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये मुख्य अवयव है भोजन के, इनका ही मेटाबॉलिज्म होगा और इनसे ही आपको एनर्जी मिलेगी। तो अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हो, तो इससे आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? इससे आपको मिलती है 4.1 से लेकर के 4.2 किलो कैलोरी। इतनी बात क्लियर? अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन का
सेवन करते हो तो कार्बोहाइड्रेट से हल्की सी कम 4.0 से लेकर के 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त मिलती है। और अगर आप 1 ग्राम फैट, जिसे आप लिपिड्स कहते हो, अगर आप इसका सेवन करते हो तो आपको ऊर्जा मिलती है 9.0 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी। 9.0 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी। तो अब मुझे ये बताइए कि ये भोजन के जो प्रमुख अवयव है, इनमें सबसे ज्यादा किससे ऊर्जा मिली आपको? तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो भैया मिलती है आपको फैट या लिपिड्स या वसा कहते हो। लेकिन अगर बात की जाए कि तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है, तो तुरंत ऊर्जा मिलती है भैया कार्बोहाइड्रेट से। तो याद रखना है, तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से। और सर्वाधिक ऊर्जा जो मिलती है वो वसा से मिलती है, जो लिपिड से मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि निम्न में से किससे ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो भैया वसा से ही होती है। मैंने आपसे कहा कि भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का भी इसी तरीके से ऊर्जा का निर्माण होगा, प्रोटीन से भी इसी तरीके से ऊर्जा का निर्माण होगा, और वसा से भी इसी तरीके से ऊर्जा का निर्माण होगा। क्योंकि भैया आप कुछ भी खाइए, भोजन का जो अंतिम रूप जाएगा आपकी कोशिकाओं के पास वो ग्लूकोज ही पहुंचेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सब चेंज हो जाते हैं, एमिनो एसिड वगैरह सब चेंज हो जाते हैं, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल सब चेंज हो जाते हैं, लास्ट एंड फाइनल ग्लूकोज पहुंचता है आपकी कोशिकाओं के पास। इतनी बात क्लियर है? तो किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया RRB जेईई में 14/12/2014 को। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज का फर्क हो सकता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और कुछ नहीं। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 62 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ये समझ लीजिए कि आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए भैया, आपका आधा पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ है तो। अब अगर मैं आपको सहारा बताने लगूं तो कम से कम 20 मिनट में होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, समझ देना भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ग्रास नली में, ऑप्शन नंबर बी है पेट में, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत में। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया RRB ALP टेक्नीशियन 29/8/2018 को। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं पता है तो बोर्ड की तरफ देखिए। देखिए बेटा, आप भोजन लेते हो, सबसे पहले मुंह में जाता है, मुंह के बाद में भोजन नली में जाता है, भोजन नली के बाद में पेट में जाता है, और पेट के बाद में छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर उसके बाद में एनस वाले भाग से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये भोजन का रास्ता है। और ये भोजन जिस पाइप से होकर के गया है, यानी कि ये एक पाइप ही तो है, ये एक ट्रैक ही तो है जिससे होकर आपका भोजन जाता है। इस ट्रैक को या इस पाइप को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल क्या है? तो मैं सिंपल भाषा में लिख सकता हूं कि वह पाइप जहां से होकर भोजन गुजरता है। तो मैंने लिखा कि वह पाइप जहां से होकर भोजन गुजरा या गुजरता है। इसकी लंबाई लगभग में 9 मीटर बताई गई है भैया इस आहार नाल की। और इस आहार नाल की शुरुआत मुंह से होती है। मुंह के बाद में भोजन जो जाता है वो जाता है भोजन नली में। किस में? भोजन नली में।
भोजन नली के बाद में भोजन जाता है पेट में, और पेट के बाद में भोजन जाता है भैया छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है भैया बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद में भोजन जाता है एनस यानी कि गुद्दा वाले भाग में, जिससे होकर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ मल बाहर निकलता है। तो ये वह पाइप है जिससे होकर भोजन गुजरता है। इस पाइप को एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल कहा जाता है। लगभग में 9 मीटर इसकी लंबाई बताई गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो भैया मुंह से होती है, और इसका अंतिम भाग कौन सा है, तो भैया एनस गुद्दा वाला भाग है, जिससे मल शरीर से बाहर निकलता है या अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले जब आप भोजन लेते हो तो भैया भोजन जाता है आपके मुंह में। कहाँ जाता है भैया, आपके मुंह में जाता है। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम क्वेश्चन कम कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आपने भोजन खाया तो सबसे पहले आपके मुंह में गया। आपके मुंह में दांत है जो भोजन को चबाते हैं, भोजन को पीसते हैं, और यहाँ पर ही भैया सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, लारीय ग्रंथि पाई जाती है जो लार का निर्माण करती है। और ये जो लार होती है ये आपके भोजन के साथ मिक्स होकर के भैया आपके भोजन नली की सहायता से आपके पेट तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन इससे जो सलाइवा होती है, ये जो लार होती है, इस लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूं कि भैया सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये सलाइवा का निर्माण करती है, यानी कि लार का निर्माण करती है। और इस लार में भैया एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। 2 एंजाइम पाया जाता है। एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, भोजन के साथ में कोई बैक्टीरिया आ गया तो उन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है। और दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, और इसी का ही दूसरा नाम होता है भैया सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ध्यान से समझना बेटा, आसानी से समझ में नहीं आता है ये चीजें, इनके लिए आपको समय देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च की अवस्था में खाते हैं, स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं, तो ये स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। किसमें, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन, ये भैया टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। उसके बाद में जो भोजन होता है वो भोजन नली की सहायता से आपके पेट में चला जाता है। भोजन नली में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। सिर्फ भोजन नली का काम होता है आपके मुंह में जो खाना है उस मुंह के खाने को आपके पेट तक पहुंचाना। इतनी बात क्लियर है, कहां तक पहुंचाना भैया, पेट तक पहुंचाना। तो आपको क्या समझ में आया कि आपके इस मुंह में किसका पाचन हो रहा है। इस मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा का निर्माण करती है। सलाइवा में एंजाइम पाए जाते हैं जो भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर पाचन तो हुआ है लेकिन अपूर्ण पाचन होता है। लेकिन भैया अपूर्ण पाचन होता है, पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। अब पूर्ण रूप से कहाँ होगा, तो फिलहाल आपको अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी होल्ड रखिए। अभी भैया कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, अभी आपको और पाचन करना है। अभी आपको इस माल्टोज शुगर को और तोड़ना है। लेकिन भैया अब मुंह से तो खाना निकल गया, मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, प्रोटीन का भी नहीं हुआ है और वसा का भी नहीं हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुंह के बाद में भोजन नली की सहायता से भोजन आपके पेट में पहुंचा है, भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं हुआ है। अब भैया पेट के बारे में बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ओके मिटा देता हूं। ध्यान से समझना भैया, क्योंकि इतनी आसान भाषा में आपको कोई भी नहीं बताएगा, और वो भी यूट्यूब पर।
देखिए भैया और आगे बढ़ते हैं। भोजन नली क्या काम करती है? मुंह के खाने को आपके पेट तक पहुंचाती है। तो अब खाना आप खा पहुंच गया है भैया आपके पेट में। इस भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं हुआ है। मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है लेकिन अपूर्ण हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं हुआ, मुंह के खाने को पेट तक पहुंचाया है भोजन नली की सहायता से। अब भैया पेट में क्या होता है? अंदर की तरफ ऊतकों की बनी हुई एक परत होती है और उस परत को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जठर ग्रंथि। और ये जो जठर ग्रंथि होती है ये भैया गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। किसका? गैस्ट्रिक जूस का, जठर रस का निर्माण करती है। और इस जठर रस में भी भैया एंजाइम पाए जाते हैं। और कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम और एक पाया जाता है रेनिन एंजाइम। एक पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है और एक रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ये दोनों के दोनों ही एंजाइम भैया प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। लेकिन ये प्रोटीन का पाचन तो करेंगे लेकिन ये भी भैया अपूर्ण करते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है इन सभी चीजों के बारे में, क्योंकि यहाँ तो मैं आपका सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पाचन होता है वो जूस और एंजाइम सहायक होते हैं इनके पाचन में। जूस और एंजाइम, इतनी बात क्लियर है। तो जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं और उन एंजाइमों का नाम है पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। और ये दोनों के दोनों ही एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अब देखिए, आपने जो कुछ खाया, प्रोटीन के स्रोत खाए तो उनसे आपको प्रोटीन प्राप्त हुई। और इस प्रोटीन को ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये किस में तोड़ता है? ये तोड़ता है भैया पेप्टोन्स या पेप्टाइड में। लेकिन यहाँ पर भी भैया प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। आगे जाकर के ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड जो होता है वो एमिनो एसिड में टूटता है। लेकिन हम तो भैया सिर्फ पेट के बारे में बात करें तो पेट में जो एंजाइमों ने कार्य किया है, जो पाचन किया है, हम उसी ही के बारे में आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद में बेटा बात करें किसकी? इस रेनिन एंजाइम की। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है? ये दूध के पाचन में सहायक होता है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में प्रोटीन पाई जाती है भैया केसिन प्रोटीन। और इस केसिन प्रोटीन को ये जो रेनिन एंजाइम होता है ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है भैया पैराकेसिन में। पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर इस पैराकेसिन को ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी भी भैया प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ, इसलिए तो मैंने कहा आपसे कि भैया यहाँ पर प्रोटीन का अपूर्ण पाचन होता है। और ये अपूर्ण पाचन में कौन कौन से एंजाइम करवाते हैं? पेप्सिन एंजाइम और भैया रेनिन एंजाइम। इतनी बात क्लियर है। लेकिन आपने ये देखा कि भैया पेट में ना तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, ना ही वसा का पाचन हुआ है, सिर्फ प्रोटीन का हुआ है। और प्रोटीन का जो पाचन हुआ है वो भी अपूर्ण हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो मैं पेट में लिख देता हूं कि भैया यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है और जो प्रोटीन का हुआ है वो भी अपूर्ण हुआ है, वो भी अपूर्ण हुआ है। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं। आपने भोजन लिया मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स थी जिन्होंने सलाइवा का निर्माण किया और सलाइवा में कुछ एंजाइम पाए जाते थे जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया लेकिन अपूर्ण पाचन किया। और इसके अलावा भैया कार्बोहाइड्रेट के अलावा ना तो प्रोटीन का पाचन हुआ है, ना ही वसा का पाचन हुआ है आपके मुंह में। उसके बाद में भोजन नली की सहायता से मुंह में जो खाना था वो आपके पेट तक पहुंच गया। इस पेट में ना ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, ना ही वसा का पाचन हुआ है, सिर्फ प्रोटीन का पाचन हुआ है, वो भी अपूर्ण पाचन हुआ है। 2 एंजाइम थे पेप्सिन और रेनिन, इन्होंने प्रोटीन का अपूर्ण पाचन किया। और इस इस पेट के बाद में जो भोजन जाता है वो जाता है भैया आपकी छोटी आंत में। खा जाता है छोटी आंत में जाता है। अब ध्यान से समझिए, छोटी आंत के बारे में समझते हैं। पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया। अब याद रखना भैया छोटी आंत के बारे में। अब छोटी आंत से इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में आपको सीखना जरूरी है। अगर नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे भैया, इसलिए देख लो, आज मौका है। अब भोजन आ गया भैया आपके छोटी आंत में, ठीक है भाई।
अब ये जो छोटी आंत होती है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यानी कि ये जो छोटी आंत होती है भैया, इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है डुडेनम, जिसे अंतःग्रहणी या अंतःग्रहणी वाला भाग भी कहा जाता है। एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। अब इस डुडेनियम वाले भाग से शरीर के 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। एक जुड़ा हुआ होता है लीवर और एक जुड़ा हुआ होता है पैंक्रियाज। अब ध्यान से समझना, जो लीवर होता है भैया, जो लीवर होता है, ये लीवर भैया बाइल जूस का निर्माण करता है। किसका? बाइल जूस का। और बाइल जूस का जो निर्माण करता है, तो ये बाइल जूस क्या करता है, वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को भैया ये बाइल जूस जो होता है वो छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। और यह प्रक्रिया ही वसा का पायसीकरण कहलाती है, यानी कि वसा का पाचन तो हुआ है, ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियां हैं छोटी छोटी गोलियों में टूटी है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वसा का पायसीकरण। लेकिन यहाँ पर वसा का पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, यहाँ पर भी वसा का अपूर्ण पाचन हुआ है। अब मैंने आपको प्रोटीन का, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन बता दिया, फिर प्रोटीन का अपूर्ण पाचन बता दिया। अब मैंने आपको बताया कि छोटी आंत में के डुडेनियम वाले भाग में लीवर ने बाइल जूस का निर्माण किया। इस लीवर ने, इस बाइल जूस ने भी भैया इस वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वसा का पायसीकरण। और यहाँ पर भी भैया वसा का अपूर्ण पाचन हुआ है, यहाँ पर भी भैया वसा का अपूर्ण पाचन हुआ है, यहाँ पर भी भैया वसा का अपूर्ण पाचन हुआ है। ठीक है भैया। अब इस डुडेनियम वाले भाग से ही भैया इस पैंक्रियाज जुड़ा हुआ होता है। कौन जुड़ा हुआ होता है? ये पैंक्रियाज। और ये पैंक्रियाज जो होता है, ये पैंक्रिएटिक जूस का निर्माण करता है। बेटा ध्यान से समझ लेना, अगर आपने एक भी लाइन छोड़ दी ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूस का निर्माण होता है। किसका? पैंक्रिएटिक जूस का। और इस पैंक्रिएटिक जूस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि अमाइलेज एंजाइम, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम और जैसे कि लाइपेज एंजाइम। ठीक है। अब ये एमाइलेज, ट्रिप्सिन और जो लाइपेज एंजाइम है, ये भैया अलग अलग चीजों के पाचन में सहायक होते हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइपेज के बारे में बताता हूं। जो लाइपेज एंजाइम होता है, ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तो किसने तोड़ा? इस लीवर में बाइल जूस का निर्माण हुआ, उसने तोड़ा। अभी वसा की जो छोटी छोटी गोलियां हैं, छोटी छोटी गोलियां हैं, इन वसा की छोटी छोटी गोलियों को ये जो लाइपेज एंजाइम होता है, जो कि पैंक्रिएटिक जूस में, जो कि अग्नाशय रस में है, इस लाइपेज एंजाइम ने भैया इसे तोड़ दिया वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। और मैं आपको बता दूं बेटा, जो वसीय अम्ल होता है, जो वसीय अम्ल होता है, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल है भाई, ये वसीय अम्ल प्लस ये ग्लिसरॉल है। तो ये जो वसीय अम्ल होता है, ये वसा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता। तो कुछ इस तरीके से वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसके बाद में वसा का पाचन नहीं होता। भोजन का जो अंतिम रूप पहुंचता है, ये वसीय अम्ल सब चेंज होकर के ग्लूकोज की अवस्था में, यानी कि ग्लूकोज के रूप में आपकी कोशिकाओं के पास पहुंचते हैं, और फिर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है, जिससे सेल टिश्यू ऑर्गन ग्रहण करते हैं, उस ऊर्जा को और अपना कार्य करते रहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो गया। किस में हुआ है? छोटी आंत में हुआ है, क्योंकि छोटी आंत के डुडेनियम वाले भाग से कौन जुड़ा हुआ था? पैंक्रियाज जुड़ा हुआ था। और इस पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज होता है, इससे पैंक्रिएटिक जूस का निर्माण होता है। इस पैंक्रिएटिक जूस में जो लाइपेज एंजाइम है, इसने भैया पूर्ण रूप से पाचन किया। किसका? वसा का। और इसके पाचन की शुरुआत भी छोटी आंत से ही हुई थी। वसा के पाचन की शुरुआत भी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि वसा के पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो छोटी आंत से ही होती है। छोटी आंत के डुडेनियम वाले भाग से लीवर जुड़ा हुआ था, और इस लीवर ने बाइल जूस का निर्माण किया, यानी कि पित्रस का निर्माण किया, और इस पित्रस ने वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहा हूं। अगर आपको डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरीके से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर एक बार पूरा मेरे से पढ़ लिया, तो आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी बात क्लियर? मैं यहाँ पर सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में सब चीजों के बारे में बता रहा हूँ।
तो भैया वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब मैं मिटा देता हूं। अब मैंने बताया आपको कि वसा के पाचन की शुरुआत कहां से हुई थी? छोटी आंत से ही हुई थी, छोटी आंत से ही हुई थी भैया। और वसा का पूर्ण रूप से पाचन भी कहां पर हुआ था? छोटी आंत में ही हुआ था। किस वाले भाग में? स्टूडोनियम वाले भाग में। अब शुरुआती बात करते हैं। आपने देखा कि भैया आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हुई थी और स्टार्च को, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च के फॉर्म में कहते हैं, इस स्टार्च को भैया माल्टोज शुगर में किसने तोड़ा? इस माल्टोज शुगर में किसने तोड़ा? तो माल्टोज शुगर में तोड़ा था भैया किसने? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ने या फिर स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम ने। अगर मान लीजिए कोई स्टार्च यहां से बच करके आ जाता है आपकी छोटी आंत तक, तो भैया ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये एमाइलेज एंजाइम 100% भैया इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इस छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत से एक इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंतीय रस निकलता है और उस आंतीय रस में एक एंजाइम पाया जाता है, माल्टेज एंजाइम। ये माल्टेज जो होता है, ये माल्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। जो ग्लूकोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है और फिर ये ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं के पास जाता है। कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन को ऑक्सीजन तोड़ा जाता है और ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहां से हुई थी? मुंह से हुई थी। कहां जाकर के एंड हुआ है? छोटी आंत में जाकर के एंड हुआ है भैया, छोटी आंत में जाकर के एंड हुआ है। तो कुछ इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ओके, अब बचा कौन? अब प्रोटीन बचा भैया। अब कौन बचा? अब प्रोटीन बचा। लेकिन प्रोटीन का अपूर्ण पाचन हुआ है, लेकिन कहां पर हुआ है? आपके पेट में हुआ है। पेट में हमने देखा है कि जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को जो पेप्सिन एंजाइम है, इस पेप्सिन एंजाइम ने पेप्टोन्स या फिर भैया पेप्टाइड में बदल दिया था। अब छोटे आंत के डुओडेनियम वाले भाग से ये पेंक्रियाज जुड़ा होता है। पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करता है। अग्नाशय रस में ये ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है भैया, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और जो एमिनो एसिड होता है, ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद में टूटता नहीं है, इसका पाचन नहीं होता है, सिर्फ इसका एब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ इसका अवशोषण होता है। और भैया लास्ट एंड फाइनल ये भी भैया ग्लूकोज के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो आपने देखा कि भैया प्रोटीन का भी भैया पूर्ण रूप से पाचन कहां पे हुआ? आपकी छोटी आंत में हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का पूर्ण रूप से पाचन कहां हुआ? आपकी छोटी आंत में हुआ। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत आपके मुंह से हो गई थी, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आपके पेट से हो गई थी, वसा के पाचन की शुरुआत छोटी आंत से हुई थी और वसा का पूर्ण रूप से पाचन भी छोटी आंत में ही हुआ था। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण रूप से कहां हुआ था? छोटी आंत में। और इसकी शुरुआत कहां हुई थी? मुंह में। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत मुंह पेट से हुई थी और उसका एंड कहां हुआ था? छोटी आंत में हुआ था। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? तो भैया आपकी छोटी आंत में होता है। जब आपको ओवरऑल इन सारी चीजों की समझ होगी भैया, तभी तो जाकर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और ये तो मैंने आपको सिर्फ रिवीजन करवाया। अगर आपको डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है भैया, तो भैया आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। आपके सारे के सारे ही डाउट समाप्त हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है भैया। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 क्वासी ओरका, ऑप्शन नंबर बी है रिकेटस, ऑप्शन नंबर सी है बेरी, ऑप्शन नंबर डी है स्कर्वी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एसएससी में, एसएससी सीनियर सेक्शन एसएससी में पूछा गया है। एसएसई होगा भैया, एसएससी सी नहीं होगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर होगा। कहाँ गया भैया क्वेश्चन? एसएसई है भैया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। 21/12/2014। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। देखिए प्रोटीन की कमी से दो बीमारी होती है, एक होती है क्वासी-ओरकर और एक होती है मेरस्मस। रिकेटस जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, सूखा रोग भी कहा जाता है। बेरी बेरी जो होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अब बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, और क्वासी-ओरकर रोग में क्या होता है, और मेरस्मस रोग में क्या होता है। ठीक है, और आज यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 तक। कल हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 65 से भैया। तो मैं चिन्ह लगा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 65 से, क्योंकि आज की क्लास बहुत हो चुकी है, लगभग 45 मिनट की तो हो ही गई होगी, 40-45 मिनट की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैं इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।